Hello, dear friends. Welcome back to our channel e-learning classes. I am गगनप्रीत कौर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में कि जिस एग्ज़ाम को मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिस एग्ज़ाम के बारे में आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, आखिर वो एग्ज़ाम है क्या। और जो प्रोफेसर्स लोग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या रिसर्चर हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो वो कौन सा एग्ज़ाम देते हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम उस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बेस पे जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो ये एग्ज़ाम देते हैं, तब जाकर वो हमें पढ़ा पाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। पहले तो हमें ये जानना होगा कि यूजीसी है वो नेट का एग्ज़ाम लेता है एनटीए के थ्रू, तो उन तीनों की फुल फॉर्म क्या है। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एनटीए की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मतलब कि ये जो एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का वो एनटीए लेता है और वही डिसाइड करता है कि कौन सा बच्चा प्रोफेसर बनेगा, कौन सा बच्चा पीएचडी में जाएगा, क्योंकि उसके जितने मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसकी का रैंक बनता है, राइट। ये एक साल में 2 बार होता है, राइट। और इसी एग्ज़ाम से ही रिसर्चर एंड प्रोफेसर्स बनते हैं, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आकर इस एग्ज़ाम को देते हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेते हैं, राइट। पर इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे जो लोग हैं वो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। उनके साथ कंपटीशन करने के लिए हमें एक अच्छे सोर्स की, एक अच्छे स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है, एक अच्छे गाइड की ज़रूरत होती है जो हमें हमारा रास्ता दिखाए कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और कैसे आप अच्छे मार्क्स लेकर अपने एग्ज़ाम में क्लियर हो सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, राइट। पहले तो मैं आपको इस एग्ज़ाम का पैटर्न बता देती हूँ। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए सेम पैटर्न और सेम सिलेबस में आता है। जो पेपर 2 है वो अलग अलग सब्जेक्ट, किसी का हिंदी है, किसी का सोशियोलॉजी है, किसी का पोल साइंस है, किसी का एंथ्रोपोलॉजी है, तो वो सभी के लिए अलग अलग सिलेबस रहता है। पेपर 1 सभी के लिए तो कॉमन हो गया, बट जो पेपर 2 है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उनका सिलेबस अलग अलग रहता है, राइट। अंडरस्टैंड। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पेपर 1 है उसमें कितने मार्क्स आते हैं। उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है जो कि हमारे 100 मार्क्स बनते हैं, राइट। सिमिलर ही पेपर 2 होता है, उसमें बट 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो 200 मार्क्स बनाता है, राइट। और टोटल हमें 300 मार्क्स में से ही नंबर मिलते हैं, राइट। अंडरस्टैंड। इतनी चीज़ आई होप आपको अंडरस्टैंड होगी। अब जो पेपर 1 है, अगर उसमें आपने 40% प्लस मार्क्स ले लिए तो ही आपका पेपर 2 में मार्क्स काउंट करे जाएंगे। अदरवाइज आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। इट्स मीन कि आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। इसीलिए जो पेपर 1 है आपको उसमें भी मार्क्स आने ज़रूरी है, क्योंकि इसी की बदौलत आपका जो पेपर 2 है वो क्लियर होगा, राइट। और यूजीसी नेट में सबसे इम्पोर्टेंट या खूबसूरत बात ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, राइट। हम जितने मर्जी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आंसर ठीक होगा तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आंसर गलत हुआ तो भी हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। अंडरस्टैंड। अब हम ये जानते हैं जो हमारा पेपर 1 है उसमें हमें क्या क्या आएगा, मतलब कि हमारा सिलेबस क्या है।
पहले तो है कि लॉजिकल रीजनिंग, इसमें हमें रीजनिंग आएगी, राइट। सेकंड है पीपल एंड एनवायरनमेंट, इसमें हमें क्या आएगा, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड है डाटा इंटरप्रिटेशन, की डाटा दिया होगा उसको हमने सॉल्व करना है, राइट। परसेंटेज के बीच में आ सकता है, जहाँ हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में आ सकता है, तो वो चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। सेकंड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, एआई बेस्ड क्वेश्चन भी हमें आते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, मतलब कि मैथ से जो भी सम हम देखते हैं, जो यूपीएससी के सी सेट में भी आते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यूजीसी के पेपर में भी देखने को मिलती हैं, राइट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, इसमें क्या है कि जब हम एक लेक्चर को ले रहे हैं, हम एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारी कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट है उसको हमारी बात समझ में आ जाए। नेक्स्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहता है जिन्होंने आगे पीएचडी करनी होती है। हम पीएचडी में क्या करते हैं, रिसर्च, राइट। किसी भी टॉपिक, किसी भी ट्राइब, किसी भी जेंडर, किसी भी समुदाय के ऊपर, किसी भी सोसाइटी के ऊपर। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्या होगा कि हमें एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से हमें कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका हमने जवाब देना होगा, राइट। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, कि टीचर कैसे पढ़ाएगा, कौन से मेथड वो यूज़ करेगा, कौन से उसकी मेथोडोलॉजी होगी, पढ़ाने का तरीका होगा, ये स्टूडेंट को समझ आ सके। क्योंकि जब हम एज अ प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी एज 21 प्लस ही हो, कई बार वो सीनियर भी हो सकते हैं, कई बार वो मिडल एज की भी हो सकते हैं, राइट। अलग अलग हमें एज ऑफ ग्रुप्स के पीपल हमें यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेज में मिल सकते हैं। इसी की वजह से हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है, ताकि जो हमारा टीचिंग स्टाइल है वो अच्छा बन सके, राइट। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है, कि जो हायर एजुकेशन है मतलब कि जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल का जो भी सिस्टम है उसको समझना, उसका जो भी गवर्नेंस है, जो भी उसमें पॉलिटिकल सिस्टम आता है, जो भी वो पॉलिटी यूज़ करते हैं, जहाँ भी और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी रहता है उसके बारे में डिस्कस करना है, राइट। अब मैं तो आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो मैं तो सोशियोलॉजी का सिलेबस भी लेकर आऊँगी, ठीक है। सो हम सोशियोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट तो है कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी, कि जितने भी थिंकर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 26 या 27 थिंकर्स हैं हमारे फर्स्ट यूनिट में। सो उनकी जो भी थ्योरीज है, जो भी बुक्स हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, हमें पढ़ने पड़ती है। सेकंड है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड, सेम चीज़ जो हमने अपनी पेपर 1 में पढ़ी थी, वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंस होगा बट सिमिलर होगा, राइट। बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मैरिज, फैमिली, धर्म, रिलीजन, पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, इनके बारे में हम इसमें जानते हैं। नेक्स्ट है रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कि उन दोनों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। स्टेट, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, कि स्टेट में जब पॉलिटिक्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी का क्या रिलेशंस हैं। इसमें हमारे आते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़, उसमें रिलेटेड आ जाते हैं हमारे जो भी एक्ट बनते हैं, जहाँ फिर आ जाता है जो भी मूवमेंट्स हुई हैं इन्वायरमेंटल, वो चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। मैरिज के ऊपर तो मैंने रील्स भी काफ़ी बनाई हैं, एक फुल वीडियो भी मैंने बनाकर रखी हुई है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कि इन दोनों का हमारी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, राइट। कल्चरल एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में पूछा जाता है कल्चर क्या है, राइट। सो पेपर 1 के लिए हम ट्रूमैन की बुक ले सकते हैं, राइट, यूजीसी नेट के लिए, और आएगी एरिहंट एक्सपर्ट की बुक हम ले सकते हैं। अब आ गया पेपर 2।
पेपर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि अगर हम इस पे फोकस नहीं करेंगे तो हम फोकस ही किस पे करेंगे, राइट? क्योंकि हम प्रोफेसर बनेंगे जब हम रिसर्च करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर, राइट? उसमें कोई ना कोई हम कोर टॉपिक ढूंढ लेंगे, उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे और जब हम पढ़ाने जाएंगे तो हमने तो पूरी सोशियोलॉजी पढ़ानी है, राइट? इसी की वजह से जो हम लोग हैं वो सोशियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और पेपर 1 को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, बट ऐसा हमने नहीं करना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है, राइट? नेक्स्ट है कि इसमें भी मैंने आपको बता रखा है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स बनते हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन का रहता है। और इसमें हमें 40 से 60% मार्क्स लाने होते हैं, 140 प्लस मार्क्स 200 में से, तभी जाकर हम इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट? और अगर हमारा पेपर 1 में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो हम पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं, हमारा पेपर चेक नहीं होता है, राइट? हम सोशियोलॉजी के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं? पहले तो है ट्रूमैन्स यूजीसी नेट सोशियोलॉजी जो कि हुसैन की है। सेकंड मेरे पास पीडीएफ नोट्स हैं और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम, कि हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी भरी पड़ी है, वही चीज़ें जो वहाँ पे दी गई हैं वही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है मेरी एक्सपीरियंस का, जिसको देकर मैंने अपना पेपर क्लियर करा, राइट? क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सोर्स नहीं थे, ज़्यादा मेरे पास नॉलेज नहीं थी कि मैं कैसे इसको अटैम्प्ट करूँगी, किस तरह से पेपर को दूँगी। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरीके से मैंने अपने इस पेपर को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है, वो सब आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, राइट? सो पहले तो हमने क्या देखना है कि अगर हमने सोशियोलॉजी ले ही लिया है सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट के लिए, तो हम पहले ये देखेंगे कि जो पेपर है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है। फर्स्ट थिंग तो होगी सिलेबस। सेकंड, सिलेबस में पैटर्न किस तरीके का है। पैटर्न तो है एमसीक्यू का, वो तो हमें पता ही है, हमें 4 ऑप्शंस आती हैं, उसमें से हमने एक टिक करना होता है, राइट? वो तो हमें पता लग गया। उसके बाद हम देखते ही पैटर्न से हमें पेपर 1 एंड पेपर 2 आता है, राइट? पहले पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस होते हैं। अंडरस्टैंड? सेकंड जो की पॉइंट है कि हमारा सिलेबस, कि जो भी न्यू टॉपिक है, जो भी न्यू सिलेबस है, हम उससे अपडेट रहेंगे। ये ना हो कि हमने सिलेबस देखा ही नहीं है, हमने बस यूट्यूब पे देखा और पढ़ते गए। ऐसा नहीं करना। एक सिलेबस को प्रिंट आउट लगाकर अपनी दीवार पे जब अपनी कॉपी पे चिपका लो, फिर उसके बाद अपना सिलेबस करो कंप्लीट। फिर उसके बाद यूट्यूब पे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, बुक से पढ़ना है, मेरे से पढ़ना है, तब जाकर करो। पहले आपके पास सिलेबस हो कि सिलेबस में पूछा क्या गया है और हमने क्या करना है, क्योंकि सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। कोई 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गया तो आ गया, अदरवाइज कोई भी चीज़ें सिलेबस के बाहर की नहीं होती हैं, राइट? सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल, तो आपके पास A1 टाइप का स्टडी मटेरियल है और आपके पास डेडिकेशन है, तत्पर हैं, आपने पूरे का पूरा समर्पित कर दिया है कि मैंने तो बाय गॉड JRF लेकर ही आना है, तब तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ये सोचा कोई बात नहीं, साल में 2 बार पेपर होता है, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार कर लेंगे, फिर तीसरी बार, चौथी बार कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पेपर है, पेपर को पेपर के नज़रिए से ही देखो, ठीक है? पहले अटैम्प्ट में देना है तो वो एक ज़्यादा सम्मान हो जाता है, ज़्यादा एक आपको वैल्यू मिल जाती है कि हाँ, इस पर्सन ने पहले अटैम्प्ट में ही नेट निकाल लिया, जब अपना JRF निकाल लिया, राइट? सो सबसे इम्पोर्टेंट कि स्टडी मटेरियल आप कहाँ से पढ़ रहे थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही रहता है, क्योंकि स्टडी मटेरियल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बहुत वास्ट है, बट हमें चाहिए क्या? अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल, राइट? हमें चाहिए क्या? अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल, और भी टू द पॉइंट कि वो हमें मिल गया,
उसके बाद क्या है, हमारा तो एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, राइट। सेकंड है, बहुत बच्चों को होता है कि हम इस बुक से पढ़ लें, इस बुक से पढ़ लें, इस पीडीएफ से देख लें, इस वीडियो को देख लें, अलग अलग चीज़ें। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप एक टीचर को फॉलो करो, एक बुक को फॉलो करो, जब अपने नोट्स बनाए हैं तो उनको 5-6 बार रिपीटेशन दे दो, उनको 5-6 बार पढ़ दो, ठीक है। अगर आप ये कर लोगे और एक एक टीचर को अगर आप फॉलो करते हो, तो आपकी जो बेड़ी है, आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप भटकोगे इधर 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 तो नहीं होगा, आप ये कर ले लो, ठीक है। सो 1 और 2 बुक्स ले लो, चलो ठीक है, मुझे एक बुक से कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, दूसरी बुक से पढ़ लिया, दूसरी से कुछ नहीं आता, पहले से पढ़ लिया, एक तो बुक इज़ कंफर्टेबल, आप पढ़ सकते हो। बट अगर सोचो कि आप 3, 4, 5, 6 बुक्स ले लो, अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग मार्केट से आप उठा लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रह जाता है, क्योंकि इन सारे का सारा जो मटेरियल है वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होता है, इन हिंदी मीडियम में बहुत रेयर है। या तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, या फिर आपको कोई ना कोई और सोर्स पकड़ना पड़ता है। सो मेरे अकॉर्डिंगली आप इंग्लिश मीडियम में ही इसको फॉलो करो, इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्सअप करके ही इस पेपर को दो, तब जाकर जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात, आपने जब भी एग्ज़ाम देना है, सपोज़ आपने दिसंबर का देना है 2023 का एग्ज़ाम, तो 2023 से पहले 3-4 साल पुराने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को पहले आप टेस्ट लगा लो, बिना पढ़े, बिना कहीं से जाने, बिना कोई नकल किए, बिना कोई कॉपी किए, खुद करके देखो कि आपको कितना आता है। जब आपको लगेगा कि ठीक है मेरे इतने मार्क्स आते हैं, तब जाकर अपनी बुक्स को ओपन करें। ऐसा नहीं है कि पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ और एमसीक्यू मत दो। पहले एमसीक्यू दो, अपना लेवल चेक करो कि हम कितने पानी में हैं, देन अपने उस पेपर को पढ़ो, ठीक है। क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से यूनिट में ज़्यादा मार खा रहे हो, कौन सा यूनिट आप में कमज़ोर है और कौन सा यूनिट ज़्यादा अच्छा है आप में। सो हिसाब से जो आपको लगता है कि आपका जो यूनिट है कमज़ोर है, उसको पहले पढ़ लो, है ना। और जो लगता है कि हमें आता ही है उसको बाद में पढ़ लेना। सो इस चीज़ को करके आप अपना जो सिलेबस है और अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जब आप एमसीक्यू देते हो ना, तो उसमें क्या होगा कि आपकी एक तो स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी, ठीक है। आपकी मेमोरी पावर भी इन्हांस हो जाएगी, कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या किया था, दीवार पे लिख लिया था कि 80 मार्क्स आइए पेपर 1 में, 150 मार्क्स आइए पेपर 2 में से। तो मैंने क्या किया, जब मैं एमसीक्यू देती थी, जब मैं टेस्ट देती थी, तो उसको लिख लेती थी, और उसको लिख लेती थी कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं और कितने मिनट्स में मैंने अटेम्प्ट करा है। तो है तो हमारा एग्ज़ाम कंप्यूटर पे ही है, तो कोशिश करो कि आप ऑनलाइन ही टेस्ट दो, ना कि आप टेस्ट सीरीज़ वो बंडल उठाकर लिखते रहो, है ना। वो चीज़ें मत करो, ऑनलाइन ही दो, ऑनलाइन ही अपनी प्रैक्टिस बनाओ, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठो आपकी आंखें ना दिखे, आपका सिर दर्द ना हो, है ना। तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए जो चीज़ पेपर में आती है, जो चीज़ को आपने पेपर में टैकल करना है, उसके लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। और जब हम लोग एमसीक्यू देते हैं, चाहे हमने टेस्ट सीरीज लगाई है, चाहे हमने प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगा रहे हैं, उससे हमको क्या क्लियर होता है कि हमारे जो कंसेप्ट हैं, जो हमने पढ़ा है, वो कितने अच्छे हैं और हमें क्या और पढ़ना चाहिए, जहाँ पे हमारी पकड़ कमज़ोर है उसको दोबारा पढ़ लें, ठीक है। जो भी पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनसे मेरी एक ही एडवाइस है कि खुद के नोट्स ज़रूर बनाना, की पॉइंट्स में बनाना। पूरे की पूरी जो आपको पीडीएफ मिल रही है, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, चाहे आपको बुक मिल रही है, उसको एज इट इज़ कॉपी पे मत उतार लेना। कुछ फ्लो चार्ट बनाना, कुछ डायग्राम बनाना, कुछ की पॉइंट लिखना, कुछ हेडलाइन में लिखना, तो वो चीज़ें आप करोगे तो आपको वो याद रह जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि बुक तो आपके पास है ही, या तो आपने किया ही हुआ है ना आपके अकॉर्डिंगली, तो वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा माइंड है
वो सिर्फ की पॉइंट ही याद रखता है, राइट। वो पूरे की पूरी चीज़ें नहीं याद रख पाता, अंडरस्टैंड। और जो हमारा पेपर है वो MCQ टाइप का है। हमने वहाँ पे लिखना नहीं है, हमने चुनना है, राइट। चुनेंगे तभी ना जब हमारे वो चीज़ माइंड में क्लिक रहेगी, राइट। इसी की वजह से की पॉइंट बेस ही अपने जो नोट्स हैं वो बनाएं, जितने छोटे हो सकते हैं उतने छोटे बनाएं, ठीक है। और मेरे एक्सपीरियंस से 5 to 6 टाइम्स अपने नोट्स को रिवीजन दो, ठीक है। अभी 5 से 6 बार ऐसे नहीं हो जाएगा। मेरी 5 कॉपीज बनी थी, हार्डली वो 15 रुपीज़ वाली थी, 10 रुपये वाली थी। एक यूनिट मतलब 1 से 2 यूनिट मेरी एक कॉपी में आ गए थे, ठीक है। पहले क्या था कि एक कॉपी मेरी एक दिन में ख़त्म होती थी, और जब मैंने उसको रिपीट करा, पहली बार तो वो एक दिन में कंप्लीट हुई, दूसरी टाइम में वो एक दिन में कंप्लीट हुई, एक कॉपी एक दिन में। सेकंड थर्ड क्या हुआ कि एक दिन में 2 कॉपीज होने लगी, फिर 3 होने लगी, फिर 4, फिर 5 ही है, ज़्यादा नहीं है। सो क्या हुआ कि 1 घंटे में मेरी एक कॉपी कंप्लीट हो रही है। रिपीटिशन हो रहा है, बार बार एक ही चीज़ माइंड में जा रही है, बार बार लिख कर याद करा हुआ है, राइट। तो उससे क्या होगा, जो आपका माइंड है वो उस चीज़ को लेने के लिए रेडी हो जाएगा कि हाँ ये इंसान मुझे कुछ समझा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, कुछ की पॉइंट है, कुछ कलर से लिखा हुआ है, कुछ मार्कर से लिखा हुआ है ना, कहीं पर कुछ फ्लावर बनाए हुए हैं। तो वो चीज़ें माइंड याद रखेगा जब उसको बार बार रिपीटेशन मिलेंगी, है ना। तो ये चीज़ें हमें करनी होगी अगर हमने अपना एग्ज़ाम निकालना है। अदरवाइज़ तो हम देख ही रहे हैं मोटिवेशन वीडियो, स्ट्रेटजी, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक, 2 वीक, है ना, वो तो हम देख ही रहे हैं। बट हमारा एंड रिज़ल्ट क्या है, अपना पेपर निकालना, नेट का एग्ज़ाम, नेट निकालना, JRF निकालना, राइट। और तो कुछ नहीं है ना, यही है हमारा मेन मोटिव। इसी के लिए तो हम बैठे हैं, इसी के लिए तो मैं पढ़ा रही हूँ, इसीलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो। सो प्लीज़ अपना जो भी नोट्स बनाओ उसको 5-6 बार रिपीट कर दो, राइट। अगर मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने तैयारी कैसे करी, तो पहले मैंने दिए 2 घंटे, फिर उसके बाद में लेगी 4 घंटे पे, ठीक है। 4 घंटे के बाद मैंने उसको लेगी 6 घंटे पे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा गया। और मैंने बहुत चीज़ें करनी होती थी, पढ़ना होता था, काम करना होता था, तो वो चीज़ें मेरे सिस्टम में थी। तो मैंने इतने घंटे डेडिकेट करे कि हाँ बेटा आप इतना पढ़ सकते हो, ठीक है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करा, इतने घंटे आप पढ़ सकते हो। और 2 से 3 घंटे, मतलब 2 से 3 घंटे मान लो, मैंने वेब सीरीज़ पे, मूवीज़ पे, मोटिवेशनल मूवीज़, नॉट कि हम कोई ऐसी मूवीज़ देख रहे हैं, मोटिवेशन मूवी और वेब सीरीज़, शोज उस पे लगाए, ताकि जो मेरा माइंड है वो शांति में आ जाए, रिलैक्स हो जाए। हाँ इसने मुझे पढ़ाया भी है, अभी जो मुझे खिला भी रहा है, ठीक है। सो उससे क्या होगा, जो हमारा माइंड है वो अच्छा बन जाएगा। गेम्स होती हैं, आप गेम्स खेल सकते हो, जैसे लूडो हो गई, सुडोकू हो गई, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे भी कर सकते हो। आप सैर के लिए जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करोगे ना, तो जो आपका माइंड है वो ज़्यादा ओपन होगा, ज़्यादा चीज़ों को वो अपने अंदर ले पाएगा। अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे तो नहीं पॉसिबल कि आपको एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, ठीक है। मैंने अपने आप को रिलैक्स मोड में रखा, फोकस रखा कि हाँ मैंने पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि मेरा सिलेबस इतने दिनों में ख़त्म हो जाए, इतने बार रिपीटेशन हो जाए, MCQ दे दो, ठीक है। सो हमने जो बात करी कि अपने जो सिलेबस है उसको देख लो, ठीक है। अपना स्टडी प्लान बना लो। अगर आपके पास 6 मंथ है तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग, 3 मंथ है तो 3 मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपने जो नोट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करो। ये ना हो कि आपके नोट्स कहीं पर पड़े हैं, कोई कहीं पे पड़ा हुआ है, पेजेस पे बना रहे हो, नहीं, कॉपी पे बनाओ, यूनिट वाइज लिखो,
चैप्टर वाइज लिखो कि ये यूनिट में इस टॉपिक का है, उसको अंडरलाइन करो, उसको गोल में उसको अंडरलाइन करो, उसको शेप दे दो, उसको कोई उसको कोई चार्ट में बना दो, कोई डायग्राम में लिख दो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, आप अपने मटेरियल को रिवाइज करोगे। ठीक है, एमसीक्यू दोगे, प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट करोगे, एमसीक्यू दोगे, टाइम मैनेजमेंट रखोगे। ये ना हो कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके एग्ज़ाम के 5 महीने बाद या 2 महीने बाद ख़त्म हो रहा हो। सो ऐसा नहीं करना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अपना टाइम मैनेज करना है, राइट। और मोटिवेटेड ही रहना है, ये नहीं है कि नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, हमें कितना पढ़ना पड़ रहा है, नहीं सोचना। ये हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है, मेरी भी लाइफ में आया था, मुझे भी लगा था मैं क्या पढ़ रही हूँ यार, नहीं हो रहा। बट मैंने क्या रखा कि यार नहीं, पेपर देना है, कुछ बनना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है। ठीक है, और अपनी हेल्थ का तो खास करके ख्याल रखना है। अच्छा खाओ पियो, अच्छा माइंड को खिलाओ पिलाओ। आप तो अच्छा खा ही रहे हो, बट अपने माइंड को सिर्फ बुक्स ही खिला रहे हो। माइंड को बुक्स भी खिलाओ, मूवीज़ भी खिलाओ, और सॉन्ग्स भी खिलाओ, गेम्स भी खिलाओ। ठीक है, तभी जाकर आपका जो माइंड है वो एक अच्छा हेल्दी माइंड बन सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी केयर फॉर योर सक्सेस। मैंने आज ऑल थिंग्स मैंने डिस्क्राइब करी हैं पेपर के बारे में, चाहे वो पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, और सेकंड, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कि मुझे बताया जाए पेपर के बारे में, पेपर के नोट्स के बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।